नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अबोध तांत्रिक का पार्ट 5। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 5 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। अबोध तांत्रिक पार्ट 5। टीचर ने छोटू को राजकुमार बनाने से मना किया था। उसका नाम रिया था। उस दिन जब रिया घर पहुंची तो वैसे तो सब ठीक था, लेकिन समझ लो शाम से ही उसकी क्लास लगना शुरू हो गई। रिया अपनी नौकरानी से कहती है, शांति जरा सेब लेकर आना। शांति जी अभी लाई, कहकर एक बड़ा सेब लेकर पहुंची। जैसे ही रिया ने सेब काटा तो सेब से खून की धार बह चली। रिया पूरी खून से लाल हो गई और सब कुछ फेंक कर घर से बाहर भागी। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो उसको लगा कि किसी ने मजाक किया होगा उसके साथ, लेकिन मजाक करेगा भी कौन। सरकारी नौकरी मिलने के बाद 4 साल से अकेले रह रही थी शहर में। बस वो उसकी नौकरानी शांति, और वो भी उसके आने के बाद आती थी घर में। बहुत देर तक तो घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई उसकी। फिर हिम्मत करके अंदर गई। अब रात हो गई थी। रिया को डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ। अब रिया बिस्तर पर लेटकर एक किताब पढ़ रही थी, ध्यान बटाने के लिए। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। तभी उसने सपना देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल छोटू की उम्र का है, तांत्रिक की तरह शमशान में बैठकर क्रिया कर रहा है। कपाल उसके चारों ओर नाच रहे हैं। उसके आगे क्रिया का सामान जैसे सिंदूर, कपूर, दीपक, धूप और हड्डियां रखी थी। हर तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। तभी वो बच्चा बहुत गुस्से से बोला, बहुत गलत किया है तूने, दिल दुखाकर। एक टीचर के पैसे पर कलंक हो तुम। एक टीचर के लिए हर बच्चा समान होता है, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया है। तुमने दिल दुखाकर, और अब तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। उठो, देखो, और बच सको तो बचा लो खुद को। इतना बोलते ही रिया की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली उसने देखा कि उसकी घर की लाइट अपने आप जल बुझ रही है। वो बहुत बुरी तरह डर गई और चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? कौन है? क्या है? क्या किया है मैंने? उसकी सांस धोगनी की तरह तेज चल रही थी। वो पूरी पसीने में गीली हो चुकी थी और कांप रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली के तारों में आग लग गई। डरते डरते रिया ने मेन स्विच बंद किया, लेकिन फिर भी जलते चले गए और वह कुछ नहीं कर सकी। उसने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। यहाँ तक कि आग बुझाने वाले सिलेंडर की नोक तक वो नहीं खुली। उस समय जैसे सब कुछ जाम हो गया था। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई। रिया ने जान बचाकर भागना ही ठीक समझा। वो इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। घर का सारा सामान, कपड़े, बिस्तर, टीवी, फ्रिज, कैश, पैसा सब जलकर राख का ढेर बन चुका था। अब उसके पास पछतावे के आंसू के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए वो स्कूल भी नहीं आ सकी थी प्रोग्राम वाले दिन। अब उसकी जान को एक बहुत बड़ी समस्या लगने वाली थी। 2 दिन बाद जब वो स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने उसको बुलाया। प्रिंसिपल, बहुत दुख हुआ तुम्हारा, इतना नुकसान हो गया तुम्हारा। उसके शब्दों में सहानुभूति थी। रिया, जी मैडम, सब खत्म हो गया। दुख से रिया की आवाज़ कांप रही थी। प्रिंसिपल कहता है, क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? प्रिंसिपल के सवाल से रिया की रूह कांप गई। सेब से खून निकलने से लेकर सपने में कही गई बात और फिर घर में आग लगने की घटना सोचकर सिहर उठी। वो अंदर से पूरी तरह सहम गई थी, लेकिन किसी से क्या कहती? कौन यकीन करता उसकी बात पर? बस धीरे से इतना ही कहा, मैडम, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, पता नहीं कैसे। प्रिंसिपल, ओह अच्छा, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, कहना ही होगा। रिया, जी मैडम, कहिए क्या बात है? प्रिंसिपल, बात यह है कि एसडीएम साहब भी कार्यक्रम में मौजूद थे और मंच टूटने वाली घटना भी उनके सामने हुई। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन इत्तेफाक की बात है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको लगा कि शायद तुमने मंच कमज़ोर बनवाया, लापरवाही की और पैसे खाए, इसलिए तुम्हारा 3 माह का वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने चार्जशीट और नोटिस शासन को भेज दिया है और कॉपी मुझको भेज दी है।
तुमको रिसीव करवाने के लिए। अब तो रिया का रोते रोते हाल बुरा हो गया। घर पर भी एक पैसा नहीं, अगर पगार भी नहीं, क्या खाएगी, कैसे रहेगी, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप उठी और प्रिंसिपल के कमरे से बाहर चली गई। उधर गांव में यह बात फैल गई तो सबको बहुत अजीब लगा। आज गांव में अलग ही हलचल थी। लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे और टोली बनाकर चर्चा कर रहे थे। सीमा, अरे किसी को पता भी है कि कौन बाबा आ रहे हैं हमारे गांव में रहने? गुड़िया, नहीं मुझको नहीं पता कौन आ रहे हैं। सविता कहती है, अरे ढैया बाबा आ रहे हैं रहने। सोनिया, अरे यह तो वही बाबा हैं ना जो उस दिन विमला का इलाज करने आए थे। विमला कहती है, हाँ हाँ जी वही है। उषा, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं यहाँ रहने? सविता कहती है, अच्छा इस ढोंगी बिरुआ से छुटकारा मिलेगा। उधर गांव में बाबा के चेले तंबू लगा रहे थे और बात भी कर रहे थे कि करण कहता है, इस गांव में तो पहले भी कई बार आया हूँ, यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका बाबा ढूंढने आ रहे हैं? विक्रम कहता है, मैंने पूछा था बाबा से तो बोले कि समय आने पर सब बता दूंगा। करण कहता है, संतों की माया तो वो ही जाने, चलो जल्दी जल्दी काम पूरा करो। तंबू का काम लगभग पूरा हो गया था। शाम को ढैया बाबा के आने का समय हो गया था। इतने बड़े तंबू आज तक कभी गांव में नहीं लगे थे। लोग एक एक करके वहां देखने जा रहे थे कि कौन आया है। तभी सबने देखा कि दो साधु और दो साध्वी एक बाबा के साथ चले आ रहे हैं। साथ ही उनकी बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान भी साथ आया है। सभी लोग डेरे पर उतर गए। कुछ लोग ने उनसे मिलना चाहा और आने का मकसद जानना चाहा, लेकिन बाबा ने साफ कह दिया, आप सब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस समय मुझको विश्राम करने दें। कल 10 बजे के बाद मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। आप जो जानना चाहते हैं सब सवालों के जवाब आपको ज़रूर दूंगा और यदि आपकी कोई समस्या होगी तो उसको भी हल करने की कोशिश करूंगा। बाबा की बात सुनकर सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ढैया बाबा के दरबार में भीड़ लग गई। सारे गांव के लोग उनके पास अपनी अपनी समस्या लेकर गए और उनको हाथ के हाथ लाभ मिला। जो गूंगे थे बोलने लगे, जो लंगड़े थे चलने लगे। लोग उनके चमत्कार देखकर उनकी ईश्वर तुल्य मानने लगे। तभी अचानक एक आदमी जिसका नाम होरी था बोला, बाबा एक सवाल है मन में, यदि अभयदान मिले तो पूछ। ढैया बाबा कहते हैं, मुझको तुम्हारा सवाल पता है, फिर भी तुमसे सुनना चाहता हूँ। निर्भय होकर कहा, क्या कहना है? होरी कहता है, बाबा आप इतने साल से शहर में गांव के इतने पास रहते हैं, फिर भी कभी यहाँ नहीं आए, फिर इस बार यहाँ आकर हमारे साथ रहने का इरादा कैसे हुआ? ढैया बाबा कहते हैं, सही यही सवाल तुम सबके मन में होगा, तो चलो सबको एक साथ उत्तर दे देता हूँ आज ही। सुनो प्यारे गांव वालों, मेरा यहाँ आने का मकसद वैसे तो तुम्हारा हित ही है, तुमको ऊपर की बाधाओं से मुक्त कर सकूं, लेकिन साथ ही एक बात और भी है। वो यह है कि तुम्हारे गांव में किसी ऐसी शक्ति का वास है जो यदि किसी को मिल जाए तो फिर जमीन आसमान सब उसके हो जाएंगे। फिर उसको किसी साधन, किसी अमल, किसी योग की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। उसके सिर्फ सोचने मात्र से ही उसके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि तुम सब जानते हो, तुम सब बहुत भोले और सीधे साधे लोग हो, तभी तो अब तक उसी गुरुआ से उल्लू बन रहे थे। मुझको डर है कि तुम्हारी किसी गलती के कारण अगर वो शक्ति तुमसे रुष्ट हो गई तो समझ लो महाप्रलय आ जाएगी। तुम्हारे गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैं उस शक्ति को अपने बस में करके अपना गुलाम बनाकर यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। आशा है आप सब मेरी मदद करेंगे। होरी कहता है, लेकिन बाबा हम तो आम लोग हैं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमको क्या पता कि शक्ति कहाँ है? ढैया बाबा कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, वो शक्ति कहाँ है ये तो मुझको भी नहीं पता, तो फिर तुमको कैसे पता होगा? यही तो तुमको बताना है। वो शक्ति तुम्हारे बीच कहीं छिपी हुई है, बस तुमको उस तक पहुंचने में मेरी मदद करनी है। यदि किसी ने मेरी मदद की और वो शक्ति मुझको मिल गई तो मैं यह कलश उसको इनाम में दूंगा। यह कोई मामूली कलश नहीं है। इस कलश में धन कभी खत्म नहीं होता, जितना पैसा चाहो
बस हाथ डालो और निकाल लो। यदि किसी को विश्वास न हो तो गांव के कोई भी 2 लोग अभी आजमा कर देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह पैसा आपको 3 दिन में ही खर्च कर देना है। उसके बाद बचा हुआ पैसा अपने आप गायब हो जाएगा। बाबा की बात सुनते ही हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई अपने आप अंदाज से शक्ति के होने की जगह का अंदाजा लगाने लगा। किसी ने कहा चामड़ पर है शक्ति, किसी ने कहा पीर बाबा की मजार पर है शक्ति, कोई बोला बिमला पर जो शक्ति आई थी वही बहुत ताकत वाली है। जिसने मुंह उतनी बातें। अब सबने मन ही मन सोच लिया कि एक बार शक्ति मिल जाए तो बाबा को बता देंगे, फिर अमीर हो जाएंगे। अगली रात को गांव में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। लोगों ने घर से निकलकर देखा तो जहां बाबा का तंबू था वहां तेज प्रकाश दिख रहा था और आवाज़ें भी वहीं से आ रही थीं। कुछ लोगों ने मन बनाया कि देखें जाके क्या बात है। लोगों ने देखा कि वहां साधु और साध्वी क्रिया कर रहे हैं और किसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। लोग चुपचाप वहां से चले गए। गांव का माहौल बहुत डरावना हो जाता था। रोज रात को अंधेरा होते ही हर तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। कभी बिल्ली के चिल्लाने की, कभी कुत्ते के रोने की और कभी तो लगता था कि कोई बोल रहा है। कभी किसी के चलने की आवाज़ आती तो कभी रोने की। अब बाबा ने घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वो घर घर जाकर यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि शक्ति कहाँ है और किसके पास है। भिक्षा दे माई, तेरा भला होगा, ढैया बाबा ने आवाज़ लगाई। सब घरों के बाद आज भोला के घर की बारी थी। हर घर को बाबा ने अपनी शक्ति से खूब देख लिया था, लेकिन शक्ति कहीं नहीं थी। जैसा ही गीता एक कटोरी चावल लेकर आई, बाबा उसको देखकर ठिठक गया। बाबा ने उसके घर की चौखट पर हाथ लगाया और कहा, मिल गया, जो मैं चाहता था वो तेरे ही घर में है। माई, ला दे मुझको जो तेरे पास है और आज ये घड़ा तेरी। गीता कहती है, मेरे पास क्या है, क्या दूं मैं आपको बाबा? ढैया बाबा कहते हैं, क्या तू सच में नहीं जानती? गीता कहती है, नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं जानती। ढैया बाबा कहते हैं, तो सुन, वो अभय शक्ति तेरे ही घर में है, ला दे मुझको और जो चाहे ले ले मुझसे। गीता कहती है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है ढैया बाबा। ठीक है तो जो चाहे समझ ले, लेकिन उस शक्ति को मैं तेरे घर से लेकर ही जाऊंगा। अब रोज रात को गांव में अजीब अजीब आवाज़ें आती और यह बात सबको बुरी लगती। महिलाओं और बच्चों को बहुत डर लगता, लेकिन बाबा से वहाँ से जाने को कहने और यह सब क्रिया बंद करने की कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। गीता भी बाबा के बर्ताव से बहुत अचंभित थी। उसके मन में बार बार आ रहा था कि बाबा से बिस्कुट वाली बात पूछूं, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती कि कहीं कुछ गलत ना समझ ले। और बाबा अगले दिन लोगों ने देखा कि बाबा ने डेरे के सामने एक बाज बांधा हुआ है। ढैया बाबा आज यह शक्ति उसको ढूंढ निकालेगी जिसके पास वो है, जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। जा मेरे दूत, उस शक्ति को मेरे पास लेके आ, जिसकी वजह से 3 रात से सोया नहीं हूँ मैं। इतना कहकर बाज को छोड़ दिया गया। बाज पूरे गांव में उड़ना शुरू कर दिया, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी कुएं के पास, कभी खेत की ओर। लोग डर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर बाबा ने इसको क्यों छोड़ा है। बिरुआ ने चुटकी लेते हुए लोगों से कहा, और बुलाओ बड़े बाबा जी को, अब लो मजा। उधर छोटू रोज परी को बुलाता। दोनों खूब बातें करते, हंसते और परी रोज छोटू को कुछ न कुछ खाने को लेकर देती। एक दिन की बात है, गीता कहती है, चलो बेटा खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लो। छोटू कहता है, नहीं माँ, मुझको भूख नहीं है। गीता कहती है, 3 दिन हो गए तुमने घर पर एक निवाला भी नहीं खाया है, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना छोटू? छोटू कहता है, हाँ माँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। गीता एक बार फिर सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन सा दोस्त है इसका जो इसको रोज खिलाता पिलाता है। गीता कहती है, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुमको रोज खाना खिलाता है? छोटू कहता है, अरे कोई नहीं माँ, बस हम सब दोस्त मिलकर कुछ खा लेते हैं साथ में।
गीता को अजीब तो लगा, लेकिन चुप रहना ही ठीक समझा उसने। इसके बाद छोटू रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलने चल दिया। वो मस्ती में गुनगुनाता हुआ जा रहा था, आने वाली आवाज़ से बिल्कुल बेखबर। तभी अचानक उस बाज ने, जो ढैया बाबा ने छोड़ा था, छोटू पर हमला कर दिया। छोटू बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागा। कुछ गांव के लोगों ने भी यह घटना देखी और लाठी डंडे लेकर छोटू को बचाने चल पड़े। बाज छोटू को घेरकर बाबा के डेरे की तरफ ले जाना चाह रहा था। वो बार बार उसकी छाती पर हमला करके वो माला उतार कर ले जाना चाह रहा था। हर तरफ शोर मच गया, बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उधर किसी ने यह खबर गीता को दे दी कि ढैया बाबा का बाज छोटू के पीछे पड़ गया है। गीता नंगे पैर, हाथ में डंडा लेकर छोटू छोटू चिल्लाती हुई बाबा के डेरे की तरफ भागी। तभी उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो छोटू को बचाने गए थे वापस आ रहे हैं, लेकिन छोटू का कहीं पता नहीं है। गीता ने एक एक से पूछा, होरी भैया कहाँ है मेरा छोटू? सुनो दीनू काका, छोटू कहाँ है मेरा? करीम चाचा आप ही बता दो, कहाँ है मेरा छोटू? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गीता रोती जा रही थी और एक एक से अपने जिगर के टुकड़े के बारे में पूछ रही थी। उसको ना कपड़ों का होश था, ना सिर पर पल्लू या घूंघट करने का। एक लड़का शिवांश बोला, दीदी बात यह है कि छोटू को बाबा के तंबू के रास्ते में जाते हुए सबने देखा था। उसके ऊपर एक बाज झपट रहा था, लेकिन तभी हम सबने एक धमाके की आवाज़ सुनी। उसके बाद न तो बाज दिखा न छोटू। मुझको लगता है छोटू को बाज उठाकर ले गया। इतना सुनते ही मानो गीता की जान निकल गई। उसको चक्कर आने लगा और वह बेहोश होकर गिर गई। उसको उधर ढैया बाबा के डेरे में असंभव असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा बाज उस शक्ति के पास पहुंच गया था। उसके बाद अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? कुछ तो बताओ कोई। तुम सब यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हो। जाओ पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढो उसको। बाबा के आदेश पर दोनों साधु और साध्वी निकल पड़े बाज को ढूंढने। उधर गीता को पास पड़ोस के लोग उठाकर घर लाए, उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए। तब उसको बहुत मुश्किल से होश आया। मेरा छोटू वापस ले आओ, कहाँ है वो? टूटे शब्दों में गीता के मुंह से इतना निकला। फिर वो बेहोश हो गई। वो दोपहर भर इसी हाल में रही। शाम हो गई और भोला आया। अपने घर के बाहर लोगों को खड़ा देखकर भोला को बहुत अजीब लगा। भोला कहता है, गीता अरे कहाँ हो तुम? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। भोला ने फिर दोहराया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वो घबरा गया। अंदर जाकर देखा तो गीता निडाल पड़ी थी। लोग उसके पास बैठे थे। भोला, गीता क्या हुआ? गीता ने धीरे से आंख खोली। छोटू कहाँ है मेरा छोटू? इतना कहकर फिर आंख बंद कर ले। लोगों ने सारी घटना भोला को बता दी। भोला कहता है, तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ छोटू को ढूंढने। भोला बिना खाए बिना हाथ धोए छोटू को ढूंढने निकल पड़ा। उसने छोटू को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। भोला को सबने यही बताया कि बात छोटू को बाबा के डेरे की ओर ले जाना चाह रहा था। उधर गीता को भी होश आ गया था, लेकिन उसकी जबान पर छोटू का ही नाम था। छोटू को ढूंढते ढूंढते पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मुझको तो लगता है बाज खा गया छोटू को। सोनू भैया बोले, हो सकता है छोटू डरकर शहर की ओर चला गया हो और रास्ता भूल गया हो। बिरजू काका ने कहा, भला छोटू पर बाज ने हमला क्यों किया? संजय भाई बोले, कितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, छोटू कहाँ चला गया? क्या उसको बाज ने उठा लिया, या उस बाबा ने अपने पास बंद कर रखा है, या वो गांव से शहर की तरफ भाग गया? तो ये जानने के लिए मेरी ये कहानी आगे सुनते रहें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।